चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोग। ठीक है, संधारित्रों का संयोग, संधारित्र को कैसे जोड़े और क्यों जोड़े। सबसे पहला चीज, अगर किसी चीज को जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है, उसके पीछे कोई रीजन होगा तभी जोड़ा गया है। तो संधारित्र को क्यों प्रतिरोध को, हम प्रतिरोध की बात कर रहे थे, प्रतिरोधों का संयोग, प्रतिरोध को क्यों जोड़ा जाता है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में अगर उस परिपथ की प्रतिरोध आपको बदलना है, आवश्यकता अनुसार उस परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना है या घटाना है, तो आप प्रतिरोधों को क्या करें, जोड़ें। जोड़ करके ही उसके प्रतिरोध को आप बढ़ा सकते हैं, जोड़ कर ही उसके प्रतिरोध को आप घटा सकते हैं। तो अब हमको ये जानना है कि किस तरह से जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, किस तरह से जोड़ेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का जो संयोग है वो दो प्रकार का हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोग और दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, प्रतिरोधों का संयोग। प्रतिरोधों का क्या संयोग, संयोग मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़, यानी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ संयोग मीन्स होता है जोड़ना। और देखिए वहां पर ऐड लिखा जाता है, ठीक है। समझिए, प्रतिरोधों का संयोग, तो हमने कहा क्यों इसका प्रतिरोधों का संयोग किया जाता है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़िए। किसी परिपथ में आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध को घटाना हो तब भी प्रतिरोधों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी दोनों कंडीशन में, चाहे प्रतिरोध बढ़ाना हो चाहे प्रतिरोध घटाना हो, दोनों कंडीशन में हम प्रतिरोध को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोधों का संयोग करना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध के मान को आवश्यकता के अनुसार बदलना है, आवश्यकता अगर आपको बढ़ाना है या आपके पास आवश्यकता उसको घटाने की है, ठीक, उसके लिए प्रतिरोध का संयोग करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यह जो संयोग होता है, यह संयोग दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से
होता है। अब ये दो प्रकार से संयोग कौन कौन होता है? तो पहला जो संयोग का प्रकार है वो है श्रेणी क्रम संयोग। श्रेणी क्रम संयोग, श्रेणी क्रम संयोग। श्रेणी क्रम संयोग है क्या? जैसे कहीं अगर लड्डू बट रहा है, लाइन से सब लोग खड़े हैं एक लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, ठीक, तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक उसी तरह से यहां भी होगा, एक प्रतिरोध से दूसरा प्रतिरोध जुड़ा होगा, दूसरे से तीसरा जुड़ा होगा, तीसरे से चौथा जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से जब प्रतिरोधों का संयोग हो तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। इस क्रम में सबसे खास वजह क्या है? इस क्रम की सबसे खास विशेषता क्या है? सबसे खास विशेषता यह है कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा। किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान बदलेगा नहीं, हर प्रतिरोध में धारा क्या होगी? समान रहेगी। विभव अलग अलग रहेगा, विभव अलग अलग होगा। जैसे मान लो लाइन में सब लड़के लगल बाटे, सबके बराबर दो लड्डू मिलत चलिए, तो जितने लड़के लाइन में है सबको कितना लड्डू मिला? दो लड्डू मिल गया, धारा सब में समान हो गई। लेकिन का सब लड़कन का भूख ही बराबर हुई? कोनो एक लड्डू को भूख हुई, कोनो को 10 लड्डू हुई, कोनो 5 हुई। तो श्रेणी क्रम में जितने बच्चे हैं सबकी भूख बराबर नहीं है, लेकिन जो लड्डू मिला है सबको बराबर मिला है। उसी तरह से श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध होंगे सबको धारा बराबर मिलेगी, लेकिन सबका विभव बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या होगा उसको भी समझेंगे, ठीक है। बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे पहले वाले को जितना धारा मिलेगा, श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको उतना ही धारा मिलेगा, लास्ट वाले को भी उतना ही मिलेगा, ठीक। लेकिन पहले वाले का जो विभव होगा वो लास्ट वाले या बीच में किसी का विभव नहीं होगा, सबका विभव अलग हो सकता है, बराबर भी रह सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन इसमें विभव अलग ही रहेगा, फिक्स है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ज्यादा नहीं 3, ये वो ये वाला एक प्रतिरोध ई है, ठीक। एक दूसरा प्रतिरोध यहीं से हमने जोड़ दिया, ये दूसरा प्रतिरोध है। एक और प्रतिरोध है जिसको हमने यहां से जोड़ दिया। ये 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को हमने किस क्रम में जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये जो प्रतिरोध है इसका मान हमने दे दिया R1, इसका मान हमने दे दिया R2 और ये हो गया R3। ये 3 प्रतिरोध अलग अलग उनके हैं और तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ठीक है। अब करना क्या है? पहले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को, पहला वाला जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे को और अंतिम जो प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को, समझ में आई बात? दोनों को ला करके किसी बैटरी से क्या किया गया? जोड़ दिया गया। ये है बैटरी और बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया, ठीक। ऐसे
बैटरी जो धारा देगी यहां से ऐसे धारा स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये बड़ा वाला लाइन धन होता है, छोटा वाला तो धन से धारा चल रही है आई एम्पियर, यहां भी आई एम्पियर। लेकिन यहां पर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध से R1 से भी धारा कितनी जाएगी? आई एम्पियर। इसमें भी धारा कितनी रहेगी? इसमें भी कितनी रहेगी? इसमें भी कितनी रहेगी? भले ही ये प्रतिरोध हैं, लेकिन धारा इनमें क्या होगी? बराबर रहेगी। ठीक है, विभव इनके अलग अलग होंगे, इसका विभव अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि यह प्रतिरोध जो है इन दो अलग बिंदुओं के बीच में जुड़ा है। समझो इधर, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, तो इसका विभव अलग होगा। ये प्रतिरोध जो है वो इन दो अलग बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, तो इसका भी विभव क्या होगा? और ये इन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, तो इसका विभव अलग होगा। समझ में आ गई बात? तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे सबका विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। धारा क्या होगी? समान होगी। कि अपने इस कंप्यूटर में सेव कर लियो। अगर ये बात कंप्यूटर में सेव ना रही तो न्यूमेरिकल ना लग पाएगी, ध्यान रखियो। समझ में आई बात? श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी खासियत है धारा सब में समान और विभव अलग अलग। तो ये चीज हम श्रेणी क्रम के संयोग में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रतिरोधों का ऐसा संयोग, ठीक है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोग जिनमें प्रत्येक में धारा का मान क्या हो? समान हो। धारा का मान क्या हो? प्रतिरोधों का ऐसा संयोग जिनमें प्रत्येक में धारा का मान क्या हो? तथा विभव क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे संयोग को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात दिमाग में रखिएगा। ऐसा संयोग जिसमें सब में धारा बराबर हो और विभव सबका, तो इस संयोग को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोग कहेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं जो चित्रानुसार, चित्र में जैसे दिखाया गया है, श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हुए। चित्र के अनुसार तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। तीनों प्रतिरोध का मान क्या है? R1 R2। तीनों का विभव क्या है? V1 V2। और धारा तीनों में क्या है? I समान। ठीक है, माना R1 कामा R2 तथा R3 इका ओ चंद्रशेखर आजाद के टोपी देखे हो ना, वही है ओ। R1 R2 R3 ओम के तीन प्रतिरोध
के प्रतिरोध, प्रतिरोध चित्रानुसार, चित्रानुसार का मतलब चित्र में देखा है ना उसके अनुसार, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। जिनमें प्रत्येक का विभव क्या है, V1, V2 तथा V3 वोल्ट है। जिनमें प्रत्येक का विभव V1, V2, V3 वोल्ट है और धारा I क्या है, समान है। धारा I क्या है, समान। सब में धारा I का मान, सबका विभव अलग अलग, ठीक। अब इसमें अलग अलग कौन है, विभव, विभव अलग अलग है, तो परिपथ का कुल विभव कितना होगा, तो परिपथ का कुल विभव, समझो जिस बैटरी से आपने जोड़ा उस बैटरी का वोल्टेज होगा, मान लीजिए वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, V वोल्ट। बैटरी के इन्हीं दो टर्मिनलों के बीच का विभव V वोल्ट है और इन्हीं दो टर्मिनलों के बीच ये तीनों जुड़े हैं, तो इन तीनों का कुल विभव किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के, सही है ना। क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, और बैटरी के इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच ये तीनों जुड़े हैं, तो इन तीनों का कुल वोल्टेज किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के। यानी परिपथ का कुल विभव जो V है, यानी बैटरी का वोल्टेज, वो V1 प्लस के बराबर हो जाएगा, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब ओम चाचा का नियम लगेगा, पढ़े हो ना ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम कौन बताएगा, है कोई मैया का लाल अपने जो बताए ओम का नियम है। ए भक भेलरी, V बराबर I इंटू R, यही है ना, V बराबर, यही तो है ओम का नियम ना। यहां लिखेंगे ओम के नियम से, तो ओम का नियम V बराबर I इंटू R, यही है। यही नियम तीनों प्रतिरोधों के लिए लागू कर दीजिए। तीनों प्रतिरोधों का विभव दिया है, तीनों प्रतिरोधों का मान दिया है, तीनों प्रतिरोध में बहने वाली दिया है ना। यही नियम तीनों के लिए लागू करेंगे तो V1 बराबर क्या आएगा, अगर ये नियम तीनों के लिए लागू करें यही, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर क्या आएगा, पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है, हाँ I। अब प्रतिरोध क्या है, पहले का प्रतिरोध क्या है, हाँ, R1 लिखो। यही दूसरे प्रतिरोध के लिए लागू करोगे तो क्या आएगा, बराबर I R2। तीसरे के लिए और बस ये तो है। यही नियम तीनों के लिए लागू करना था। तीनों में धारा I बराबर है, तीनों का वोल्टेज अलग अलग है, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है, तो इसी फार्मूले पर मान जब रखोगे तीनों का अलग अलग तो दिख जाएगा।
अब ये सभी मान समीकरण एक में क्या करो, रख दो। यहां लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक से का मतलब ये सभी मान एक में रखो, तो रखो भी, भी के जगह क्या रखोगे, हाँ भी के जगह क्या रखें इसमें से, आई, देखो क्या लिखा, भी बराबर क्या रखो, आई बराबर V1 की जगह क्या रखोगे, आई है ना, आई, V2 की जगह, V3 की जगह, बहुत अच्छे। क्या दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा होगा, आई सब में है, सही है ना, कुछ ना करना, जो सब में है उसको बाहर निकाल लो, जो सब में है उसको क्या करो, तो आई को सब में से बाहर कर दो, तो जब आई सब में से बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, सही है, आई से आई खत्म, बचा क्या यहाँ, और यहाँ, यहाँ और यही हो गया। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ेंगे उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यानी सबका कुल योग जो होगा वो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे क्या कहते हैं, इसे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सूत्र, चलो यहाँ दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, इस क्रम में प्रतिरोधों का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ध्यान रखना, तो ये याद रखना, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ोगे, श्रेणी क्रम संयोग में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, समझ आई बात, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो किस क्रम में जोड़िए, एग्जाम्पल अगर एक देख लें, उदाहरण मान लीजिए R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आपसे कहा गया इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो जब बाबू इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, क्या करोगे, यही फॉर्मूला है श्रेणी क्रम का, R बराबर प्लस प्लस, मान रख दो, मान रखोगे, R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान प्लस R3 का मान कितना होगा, कुल 10 ओम। तो देखो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया, 10 आया। यह 10 ओम जो आया वो 2 से बड़ा है कि नहीं है, 3 से बड़ा है कि नहीं है, 5 से बड़ा है कि नहीं है, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या आएगा, बढ़ाएगा। तो कहीं भी अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो
तो आप प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़िए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? नोट कर लीजिए। देखो, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। अगर किसी चालक का ताप आप बढ़ाते जाएं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप उसका ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध जब ज्यादा होता है तो उससे होता क्या है कि वह तार ज्यादा हीट होगा, और जब ज्यादा हीट होगा तो आपको उष्मा मिलेगा। यही रीजन है हीटर में। हीटर को जब आप कनेक्शन देते हैं, करंट से जोड़ते हैं, तो देखिएगा पहले हीटर धीरे धीरे रेड होता है। जितना रेड होगा उतना उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो और रेड होगा, तो फिर और हाई होगा। जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसका ताप भी बहुत ज्यादा हो जाता है और अधिक उष्मा आपको मिलने लगती है। तो चालक कोई अगर है और उसको अगर आप हीट कर रहे हैं या वो किसी भी तरह से हीट हो रहा है तो उसका क्या बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अगर कोई चालक है, ठीक, और उस चालक का ताप आप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए अगर कोई चालक हमारे पास है और उस चालक का ताप 0 है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसका कुछ प्रतिरोध रहा होगा। उस प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R0। जैसे टेम्परेचर 0, तो 0 टेम्परेचर पर उसका ताप, तो उसका प्रतिरोध क्या है, R0। माना किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है, R0। क्या है, R0। 0 बता रहा है वो, ये 0 ये बता रहा है कि उस चालक का ताप क्या था, 0 डिग्री था, ठीक। तो 0 डिग्री पर उसका प्रतिरोध क्या है, R0, तथा 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसका प्रतिरोध, किसका, उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, RT ओम हो जाता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या था, R0 ओम था, R0 ओम। और जैसे उसका ताप 3 डिग्री बढ़ाया गया तो उसका प्रतिरोध भी बदल गया, कितना हो गया, RT। क्योंकि लिखा गया है ना कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। देखो किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, तो ताप बदलेंगे तो प्रतिरोध बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो 0 डिग्री पर उसका प्रतिरोध R0 था, तो अगर उसका ताप 0 से T डिग्री कर दिए तो प्रतिरोध R0 ही रहेगा, बदल जाएगा। तो वो प्रतिरोध कितना हो गया, RT। इनके बीच संबंध क्या है, इन प्रतिरोधों के बीच संबंध, के बीच का जो संबंध होता है वो संबंध क्या है, RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T, ये इनके बीच का संबंध है, ठीक है। जहां ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जहां अल्फा चालक
का क्या है, ताप गुणांक है। क्या है, ताप गुणांक है। अगर आपको यहां से अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये RT है, R0 का इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा R0 का 1 में गुणा R0 प्लस R0 अल्फा, R0 को इधर ले आइए, हो जाएगा RT माइनस, हो गया, और इधर हो गया R0 अल्फा। हमको क्या चाहिए, अल्फा, तो जब आप अल्फा निकालेंगे तो R0T को इधर भेजेंगे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T, ये हो जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। समझ में आई बात। तो इस फार्मूले से आप चालक का ताप गुणांक निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले से आप T डिग्री पर जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला दोनों बहुत यूजफुल है। ठीक, कई बार पूछ देता है कि किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये फार्मूला लिख दीजिए, उसको पता हो जाएगा वो किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए।